मौत कहती है कि लबरेज है पैमानाए उम्र। मौत कहती है कि लबरेज है पैमानाए उम्र। दोस्त कहते हैं कि अभी उम्मीद बाकी है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। यूपी टीजीटी वालों के लिए ख़ास तौर से मैं प्रैक्टिस लेकर के आता हूँ। वीडियो नंबर 110 है। इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। कल मैंने जो शेर पूछा था एक भी स्टूडेंट ने नहीं बता पाया वो शेर किसका था। कितने अफसोस की बात है, कुछ को तो पता भी नहीं होता है और कुछ इतने बड़े आलसी होते हैं कि वो कमेंट या लिखना पसंद नहीं करते हैं। तो खैर जो भी है आपकी मर्ज़ी है, जी चाहे जो कीजिए। कल का जो शेर था मैं बता देता हूँ। वो शेर था मिर्ज़ा गालिब का और शेर वो था, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये वो गज़ल थी जिसी का उन्हें शेर वो पढ़ा था और ये गज़ल मैंने म्यूज़िक पे रिकॉर्ड भी की थी। यूट्यूब पे इसको वीडियो मिल जाएगी, बहुत लोगों ने इसको देखा था। आज का जो शेर है देखें कौन बताएगा। और शेर याद रखिएगा, शुरू में मैंने जो पढ़ा है वो शेर आपको बताना, सिलेबस का ही शायर है। मौत कहती है कि लबरेज है पैमानाए उम्र, दोस्त कहते हैं कि अभी उम्मीद बाकी है। आज का जो पहला सवाल है, गुबारे खातिर किसकी तसनीफ़ है। कई बार इस पे बात भी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस पे बात होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना ये पहली बार जब शाया हुई है तो 1946 में। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि इसमें जो है 24 खुतूतों पे बात की गई है। अबुल कलाम आज़ाद की है और अबुल कलाम आज़ाद कब पैदा हुए हैं तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 1888 में पैदा हुए, 1958 में इनका इंतकाल हुआ था। दूसरी बात 1958 में ही पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, गालिब ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया और हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया हाली ने जो मरसिया लिखा गालिब का, वो किस हैयत में लिखा है। याद रखिएगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा सवाल। तो इसमें इन्होंने किस में लिखा है, तरकीब बंद में लिखा था। ये आपका आंसर जो है वो सेकेंड नंबर का सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है इनमें से किसने दास्तान के मुतालिक किताब लिखी है। तो जो दिए गए हैं इनमें दास्तान से मुतालिक तनकीदी किताब, दास्तान तबिस्तान गोया के नाम से इस तरह से तमाम किताबें जो है दास्तान पर तनकीद करने का काम इनमें से किसने किया है। आपको याद रखना है, कलीमुद्दीन अहमद पैदा हुए 1908 में पटना में। और ये भी याद रखिएगा, कलीमुद्दीन अहमद जो हैं इनके बारे में पूछा जाता है मुतनाज़ा नक्कात कौन सा है, तो यही है कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा किरदार अफसाना दो हाथ का है। ये दो हाथ किसका अफसाना है, कोई बता पाएगा, देखते हैं कौन बताएगा। दो हाथ अफसाना किसका है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा राम अवतार। आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, जो ख़ास अदीब हैं उनकी किताबें भी याद रखनी चाहिए और तमाम जो अफसाना निगार हैं उनके अफसाने भी आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। लेकिन क्या है कि आपको अगर सवाल पूछा जाता है तो उन सवालों में आप घूम जाते हैं। इसी तरह का जैसे पृथ्वीराज रासो पूछी जा सकती है किताब किसकी है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, महमूद ख़ान शिरानी की है पृथ्वीराज रासो। उर्दू इमला किसकी है, उर्दू का इमला नाम खाली इमला पूछा जाता है तो किसकी है, और उर्दू का इमला किसकी है। तो उर्दू का इमला अगर पूछी जाती है तो वो आपको याद रखना है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की है। उर्दू के रूप अगर पूछ ले बाई चांस किसकी किताब है तो आपको याद होना चाहिए सोहेल बुखारी की है। ऐसी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की किस कॉन्फ्रेंस में फहाशी के ख़िलाफ़ जो है ख़िलाफ़ करार पेश की गई थी। देखिए कितना सवाल गहरा पूछा है, नोट कर लीजिएगा सवाल को। तरक्की पसंद जो तहरीक आर्ट हुई है उनमें कौन सी पहली कब हुई है, 36 में सदारत मुंशी में सभी को मालूम है। दूसरी का भी याद रखना है, कलकत्ता में हुई, मालिक राम ने की है उसमें। दूसरी बात जो है इसमें जो तरक्की पसंद तहरीक की जो कॉन्फ्रेंस है इनकी सारी तरतीब आपको याद होनी चाहिए, किस सन में कहाँ पे हुई है। अब ये देखिए सवाल क्या नया सवाल इसमें से बना लिया है,
हैदराबाद का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद ये नज़म आपको नोट करनी है, बरके इस्लाह। वर्क इस्लाह किसकी नज़म है? अच्छा, पूछा जाए वर्क कलीसा किसकी नज़म है, तो वर्क कलीसा है अकबर इलाहाबादी की। पूरा वीडियो सही से देखा कीजिए, इसके पकड़ के मत देखा कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो इसमें क्या है, इसमें आंसर कौन सा होगा? तो इसमें वर्क कलीसा। इसी तरीके से गाय और हमारी गाय अगर पूछ ले किसकी नज़म है, एक ही जैसे नाम होते ना, तो गाय जो अगर पूछी जाए किसकी है तो वो आपको बताना होगा चकबस्त की नज़म है। हमारी गाय किसकी है, तो इस्माइल मेरठी की है नज़म। ये दोनों नज़में हैं। बरसात की बहारें जोश मलिया वादी की भी है, बरसात की बहारें नज़ीर अकबर आबादी की भी है। इसी तरह से आपको याद रखना है रक्स नज़म जो है वो मखदूम की भी है, नून मीम राशिद की भी है। अब इसमें देखिए एक ही जैसे जो नाम दे रखे हैं, इसमें ये नज़म किसकी है, तो वर्क इस्लाह ये नज़म पता होनी चाहिए आपको। आपका आंसर सही होगा, ये भी चकबस्त की है, चकबस्त की ही नज़म जो है वो गाय भी है। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखिएगा। आज के सवाल कुछ अच्छे होने वाले हैं जो आपके काम में आ सकते हैं, आपको अच्छे से नोट करना चाहिए उनको सवालों को। जो सवाल आपको नहीं आते हैं वो तो नोट करने ही चाहिए। तो इसमें आपका आंसर सही कौन होगा? एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन का नाम अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एहतशाम हुसैन जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई है पूछ लिया जाता है, तो 1912 में इनकी पैदाइश हुई है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। एहतशाम की और भी किताबें पूछी जा सकती हैं, जैसे तनकीद और अमली तनकीद किसकी है? एहतशाम की, याद रखना चाहिए। तनकीदी हाशिए किसकी है? एहतशाम की। इफ़कार और मसाइल किसकी है? एहतशाम की। उर्दू की कहानी किसकी? एहतशाम की। ये तमाम इस तरीके की मोटी मोटी किताबें जो यादें होने चाहिए। एतवार नज़र, ये किसी को नहीं मालूम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन किताबों को याद रखना चाहिए। तो एतवार नज़र भी इसे एहतशाम की ही है। बाकी शौकत सब्ज़वारी का भी नाम यहाँ पे दिया गया है। शौकत सब्ज़वारी की किताब आपको जो अच्छे से याद रखनी चाहिए वो फ़लसफ़ा कलाम गालिब है। अगला सवाल देखिए, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? मैं बहुत डिटेल इसलिए नहीं बताता, मैं तो 40 क्वेश्चनों को 4 घंटे तक लेके चले जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो खास खास हैं उन पर बात करता हूँ। तो कसीदा कसद से निकल कर आया है, पता ही है, लेकिन तो अरबी ज़बान का है। अरबी में ही सबसे पहले कसीदे लिखे गए, एक दूसरे का जो कबीले एक दूसरे की तारीफ़, जो कबीले का सरदार होता था उसकी तारीफ़ किया करते थे कसीदे में, इसीलिए उसी कसीदे से गज़ल पैदा हुई। लेकिन कसीदा फिर फ़ारसी में पहुँचा ईरान, और ईरान से फिर उर्दू में होकर के भारत में आया, हिंदुस्तान। अब ये देखिए एक नया तरह का सवाल, गज़ल को नीम बहसी सिनफ़े सुकून कहा गया है। तो ये सवाल तो सभी को मालूम है कि ये किसने कहा है, कलीमुद्दीन अहमद ने, लेकिन कहा क्यों है ये आपको मालूम होना चाहिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें जो शेर होते हैं वो मुख्तलिफ जो हैं उन्वान के शेर होते हैं। हर शेर का जो उसका ख़याल होता है वो अलग होता है, जुदा गाना होता है। इसी वजह से इसको नीम बहसी सिनफ़े, नीम मैंने होता है आधा, बहसी माने दीवाना, आधा दीवानगी वाली नज़म उसको सिनफ कहा गया है। कौन सा? ये इसकी बुराई नहीं बताएगी, ये अच्छाई बताएगी, ये कलीमुद्दीन अहमद ने। तो क्या है इसमें आपका आंसर? इसमें ख़यालात का तसलसल नहीं होता है। आपके आंसर सेकंड सही होगा। अब देखिए कॉमन सेंस का सवाल बना सकता है एग्जामिनर, पूरी किसी भी किताब में नहीं लिखा मिलेगा। जमा लीजिए ये आपको मिल गया कि नीम बहसी सिनफ़े सुखन, सही से सुन लीजिए, नीम बहसी सिनफ़े सुखन कौन है? गज़ल। अगर वो पूछ ले जाए जो है नीम बहसी के आगे हटा दे बहसी सिनफ़े सुखन पूछ ले, फिर क्या करोगे? एग्जामिनर कॉमन सेंस बना सकता है। तो नीम बहसी ये क्यों है, इसका पॉइंट पकड़िए। गज़ल नीम बहसी इसलिए क्योंकि क्या शेर जो है वो अलग अलग ख्याल के होते हैं, इसलिए नीम बहसी है। और जिसमें ख्याल कंटिन्यू चले वो बहसी हो जाएगा। यानी एक दीवाना है जैसे कोई, तो वो दीवाना अगर कभी दीवानगी दिखा रहा, कभी नहीं दिखा रहा, कभी दिखा रहा, कभी किसी से मोहब्बत है, कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है, इस तरीके की कंडीशन वो तो नीम बहसी हो जाएगा। लेकिन अगर मजनू के लिए आ जाए तो वो बहसी हो जाएगा। इसी तरीके से गज़ल में तसलसल, नज़म में तसलसल जो है कंटिन्यू चलता है, तो वो नज़म जो है वो याद रखिए वो बहसी सिनफ़े सुकून हो जाएगी। ये बना सकता है वो सवाल कि अगर वो ये ना पूछ करके ऐसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी सिनफ जो है वो बहसी सिनफ़े सुकून है, तो नज़म लगा देना कि उसमें कंटिन्यू चलेगा ख्याल, और नीम बहसी जो है वो गज़ल हो जाएगी। अब समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर बताते रहिए मुझे। अब अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है अगला सवाल? सवाल है, हिंदुस्तान के बादशाहों को
अपनी मलिका मुबारक हो। ये मकाला ड्रामा अनारकली किस मंजर के आखिर में अदा किया गया हो? तो हिंदुस्तान के बादशाह को अपनी मलिका मुबारक हो। ये एक कॉल है, ये एक तरह से स्टेटमेंट है जो उसमें आता है मकाला, जो वार्तालाप होती है आपस में ड्रामे के अंदर। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो ये कहाँ किस में इस्तेमाल हुआ है? ये ड्रामे के बारे में सही पढ़िए। और इसमें कितने बाब हैं? 13। कितने हिस्सों में ये तकसीम है? 3। पहले वाले का उन्वान क्या है? तो पहले वाले का है रक्स, नहीं, पहले वाले का है इश्क, फिर है रक्स, फिर है मौत। फिर याद कर लीजिए, इश्क, रक्स, मौत, ये 3 हिस्से इसके हैं। और मंजर इसमें कितने हैं टोटल? तो 13। ऐसे आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए। दूसरी बात याद रखिए, मैं एक गलती पिछले 3-4 वीडियो से कर गया, आपने देखा ही नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। मैंने बताया था यादों की बारात जोश मलिहाबादी की जो खुद नबिश्त है वो 4 हिस्सों पर है। ये कई बार मैंने कह दिया, मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये 5 हिस्सों में, याद रखिए। अब अगर जिसने जो वीडियो देख रहे हैं उनको वो नोट कर लें, 5 हिस्सों में है, ये याद रखिए। उसके हिस्से 5 है, 5। और किसी ने नहीं टोका, आप सोच लीजिए तैयारी कैसी है। अगला सवाल, अब इसमें क्या है, इसमें भी देखो ये सवाल छूटा जा रहा था। तो इसमें आंसर आपका सही होगा चौथा मंजर, ये आपका 4 सही होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुसन्निफ दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? पढ़ने में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैं बहुत चीज़ें बताने सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बता डालूँ। तो इसमें क्या होता है, मुसन्निफ दबिस्तान का कौन, दबिस्तान जो लखनऊ है उसका नुमाइंदा बताना है। अब इसमें जो आप चारों देख सकते हैं, इसमें से सिर्फ एक ही बंदा है जो दबिस्तान लखनऊ का है। और लखनऊ की दबिस्तान की खूबियों को इसने खूब बयान करने की कोशिश की है, रजब अली बेग ने। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं इसकी किताब फसाना अजाइब को। अगला सवाल है, उर्दू के बड़े कसीदा निगारों में ज़ौक़ शायद अकेले शायर हैं जिनके कसीदे का मौजू सिर्फ दरबारी मदाही नहीं है। ये कॉल किसका है? अब ये कॉल किसका है ये आपको पहचानना है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। ये कॉल है इमदाद इमाम असर का। और काशिफुल हिकायक किसकी है? इसी इमदाद इमाम असर की ही लिखी हुई किताब है। काशिफुल हिकायक में ही इसने कहा है ये बात, जो सूफ़ी शायर हैं ख्वाजा दर्द, उनके बारे में जो तमाम बातें हैं इसने इमदाद इमाम असर ने कही हैं, वो इसी काशिफुल हिकायक में ही कही हैं। अब सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम लॉर्ड डलहौजी के दौर में हुआ, इसका खात्मा किसके अहद में हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के खात्मा जो हुआ है वो किसके दौर में, फोर्ट विलियम का खात्मा किसके दौर में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो इसका लॉर्ड बेलाजली ने जो है वो इसका क़याम, इसकी बुनियाद रखवाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो इसको ख़त्म किया है। याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी 1854 में ही हिंदुस्तान में वायसराय बन करके आया था और इसने ही हड़प नीति यहाँ शुरू की थी हिंदुस्तान में। यही वो मुख्य आदमी था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। इसने यहाँ के नवाबों की रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया। इसी ने ही गोद जो है लेने की जो परंपरा थी कि जो बादशाह हुआ करते थे वो गोद में बच्चा ले लेते थे, तो उसके बाद में वो बादशाह नहीं रह जाएगा तो उसका उत्तराधिकारी वही बच्चा बन जाता था। इसने इस पर भी रोक लगा दी थी, गोद परंपरा जो थी उसको निषेध कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी निकम्मा टाइप का आदमी है ये, इसी ने सारी चीज़ें हैं। और यही वो बंदा है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले हायर एजुकेशन की जो व्यवस्था थी, 3 कॉलेज खोले गए थे लॉर्ड डलहौजी ने। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कराया है, लेकिन उसके बदले में कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इन तीनों को इसी ने बनवाया है। और सबसे पहले इसी ने हायर एजुकेशन में शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में दी जाएगी, ये भी लागू इसी ने किया है। तमाम बातें याद रखिए। 1854 में ये था, इसीलिए इसको हटा दिया गया और फिर इसकी जगह पे कैनिंग आया और कैनिंग के ही समय 1857 की क्रांति हो गई। पूछा जा सकता है कि जो जंग हुई 1857 की, उस समय हिंदुस्तान का वायसराय कौन था? कॉमन सेंस का सवाल है, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो कैनिंग है। उम्मीद करता हूँ तमाम बातें इस तरह की जो टीजीटी में पूछी भी जा सकती हैं वो आपको, तो डलहौजी का नाम आपको याद रखना है। इसने ही इसको बंद कराया था फोर्ट विलियम कॉलेज को। आगा साहब किस नावल का किरदार है? तो आगा साहब है उमराव जान अदा का। उमराव जान अदा में बहुत कैरेक्टर है, आपको याद रखने चाहिए। अब इसके बाद में ज़मानी एतबार से आपको बताना है। तो ज़मानी एतबार से देखिए, सभी को मालूम है उर्दू का सबसे, इसमें सारे नॉवेल दिए हैं, देख लीजिए आपके सामने जितने भी दिए गए हैं सारे नॉवेल हैं।
अब इसमें क्या है, दोनों इसमें सबसे पहला जो नावल है वो सभी को मालूम है, मरातुल उरूस है। अब वो दो ही में है, पहला वाला काट दीजिए और ये तीसरा ये काट दीजिए, अब दो बचे हैं। अब इसके बाद में दोनों में क्या है, मरातुल उरूस पहले पे आया, फिर उसके बाद में उमराव जान अदा आया 1899 में, फिर 2 गज ज़मीन है, फिर कई चांद थे सर आसमां। आपका आंसर जो है वो 4 सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, रजस किस सिन्फ का जुज की तरकीबी है? तो ये क्या है, पहली बात तो ये याद रखिए ये मर्सिया का है और 5वें नंबर पे आता है ये भी याद रखिए। 7वें नंबर इसका पूछ लेते हैं कभी कभी, या तो फिर सभी याद होने चाहिए। मशहूर नसरी किताब यादों की बारात, देखिए कितना यादों की बारात पर आ रहा है, और मैं रोज़ एक गलती कर रहा था, आप लोगों का नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने कल देखा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो, यादों की बारात किस सिन्फ के ज़िम्रे में आती है? तो ये क्या है, ये खुद नविश्त है, किसकी है, जोश मलियावादी की, याद रखिएगा। सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? अब सहरुल बयान की बहर पूछी गई है, या तो बहर जो 2-4 जो मसनबियाँ हैं इनकी रट लीजिए कि किस में कौन सी बहर है, या फिर आपको बहर निकालना आता हो, तो यह बहर मुतकारिब में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बहर मुतकारिब। आगे देखिए, दर्जा झेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? अब इसमें से कौन वो है जिसने तरक्की पसंद जो नक्काद नहीं है? देखिए, एहतशाम हुसैन तरक्की में ही माहिर हैं। समाज की, समाजियात की, इस तरीके की किताबों में या स्टेटमेंट में बात आए तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एहतशाम को लगा देना, एहतशाम सही निकलेगा, क्योंकि ये समाज की बात यही करता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद में ही समाजियात या समाज की बात करने वाला ये मोहम्मद हसन है। कमर रईस भी इसी में है, तरक्की पसंद में। शमसुल रहमान फारूकी नहीं है भाई। तरक्की पसंद तहरीक जो चली है वो 1936 से शुरू हुई, और ये 1935 में बंदा पैदा हुआ, और इसने मावाद जदीदियत, इसने जदीदियत का बानी से कहा जाता है। शमसुल रहमान फारूकी जो है वो जदीदियत इन्होंने शुरू की है, जदीदियत उर्दू में लाना 1955 में आई। तो जदीदियत का कौन है? शमसुल रहमान फारूकी। मावाद जदीदियत पूछ ले तो उसके लिए कौन है? उसके लिए 2 नाम आपको, गोपीचंद नारंग और वजीर आगा का नाम याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें अच्छी लग रही होंगी। ज़मानी एतबार से की निशानदेही करनी है। अब ज़मानी एतबार से फिर देखिए इनमें कौन है। सबसे पहले देखिए 1938 में ये आया, 1950 में ये आया, तो इस तरह से ये 2 पहले हो गए। अब ये सारे कट जाएंगे नीचे, आपका आंसर ये पहले ही हो जाएगा। फिर अपने दुख मुझे दे दो, फिर रोशनी की रफ्तार। अच्छा, ये हैं किसके? तो वारदात किसका? मुंशी प्रेम। ठंडा गोश्त पता ही है, मंटू है। और ये किसका है? अपने दुख मुझे दे दो, बेदी है। इसके बाद में रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर है। अगला क्या है, इनमें से कौन सा शायर इल्म नजूम में महारत रखता है? इल्म नजूम किसका कौन रखता था? ये रखता था मोमिन। मोमिन जो है इल्म नजूम में महारत रखते थे। कोठे से गिर करके इसकी मौत हो गई थी। बहुत लोग बताते थे, मेरे वीडियो में खुद सुना है, अच्छे अच्छे लोग बता रहे कि ये कोठे से गिर गए, शराबी बता। ये सब बकवास है। बड़ा अच्छा खासा ये हाफिज था, ये शराबी अराबी कुछ नहीं है। दूसरी बात इसको याद रखिए, मोमिन जो है वो बहावी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। पूछा भी गया है एक बार कि किसका ताल्लुक़ बहावी फ़िरके से था, तो मोमिन का था। मोमिन परहेज़गार आदमी है, लेकिन हाँ इश्क व आशिकी की शायरी इसने ज़रूर की है। इल्म नजूम में माहिर है, महारत तिब वगैरह में माहिर है, शतरंज का खेल में माहिर है। दूसरी और चीज़ें याद रखिए कि जो कोठे से गिर करके बताया जाता है कि इनकी मौत हुई है, तो हाँ हुई है, लेकिन वो कोठे का मतलब ये था कि पुराने ज़मानों में जो मकान हुआ करते थे वो मिट्टी के होते थे, कच्ची छतें जो हुआ करती थी कच्ची, तो कच्ची छत पे जो मिट्टी की छत थी उस पर चला गया, उसकी लकड़ी टूटी तो वो छत नीचे बैठ गई, इसी में इसकी मौत हुई है। हाथ पैर टूटे हैं। बात आ गई होगी समझ में अब। और कोठे का मतलब वो है, समझ लेना, जहाँ पर शराब पिलाई जाती है, जहाँ पर रक्कासाएँ नाचती हैं, वो नहीं है। अगला सवाल है कि मसनबी गुलजार नसीम में किसने कहानी को नज़्म किया है? किस कहानी को नज़्म किया गया है? तो ये सभी को मालूम है, बकौली की कहानी जो है वो नज़्म की गई है। आसान सा सवाल है, इसके किरदार अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखिए, उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ है, तो उर्दू का इनमें से किससे ताल्लुक़ है? मशरिक़ी हिंदी, मगरिबी हिंदी, ब्रज भाषा या फिर कन्नौजी? अब ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके लिहाज से आपको बताना है। तो इसका ताल्लुक़ किससे है? देखो, अगर बोली पूछा जाता है, बराह रास्त ताल्लुक़ किसने पूछा है, तो मगरिबी हिंदी से है। और मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5, उनमें ब्रज भाषा अपने आप ही आ जाएगी। अब ब्रज भाषा से भी कभी कोई उर्दू बताता है, कोई खड़ी बोली से बताता है, ये अलग अलग तरीका हो। आंसर यहाँ पे आपका मगरिबी होगा, क्योंकि मगरिबी में खुद ब्रज भाषा आ जाएगी।
आगे देखिए, जिनसी हबसी मुबारक और मलक सादिक का किरदार किस दास्तान में बयान हुआ है? तीसरे दरवेश में बयान हुआ है, बागो बहार के अंदर। मीर अनीस ने लखनऊ के लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा है? कई एक सवाल इसमें और भी बन जाता है कि हैदराबाद में इन्होंने पढ़ा है। दूसरी चीज़ याद रखना, बनारस में भी पढ़ा है, बट हैदराबाद में इनका माना जाता है ज़्यादा। हैदराबाद में 2-3 बार पढ़ा है जा जाके। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, ये पूछा जाता है कि उर्दू में मरसिया निगारी की जो बुनियाद पड़ी है वो कहाँ पड़ी है? तो इस हैदराबाद से पड़ी है, इसी शहर से। अगला सवाल देखिए, क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। ये शेर बयान हुआ है, गुलजार नसीम का है। अगला सवाल है, अक्स और आईने किस नक्कात की किताब है? अब ये भी आपको याद होना चाहिए, अक्स और आईने। एक आसान सा सवाल है और जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र, तो इसमें आंसर क्या होगा? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, एहतशाम का नया, उन्हीं की ये किताब है, अक्स और आईने। एहतशाम की बहुत ढेर सारी किताबें हैं। और इसमें इनकी जो एक और किताब बहुत मशहूर है वो ज़ौक़ अदब व शऊर। ये भी किताब बाई चांस पूछी जा सकती है, तनकीदी जायज़े भी पूछी जा सकती है। ये और भी जो ऊपर मैंने किताबें बताई थी वो भी आप अपने पास नोट कर सकते। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? तो सन तो बहुत आसान सा सवाल है, 1800 में कायम हुआ। अब ये सवाल देखिए, सवाल है, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। अगर ग़ुलाम हैं तो आपकी ना शमशीरें काम आएंगी ना तदबीरें, ठीक है। हो जो ज़ौक़े अम्ल पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। किस शायर का शेर है? आपका आंसर सभी का सही होना चाहिए। और एक आसान सा सवाल है, जो मैं शेर पढ़ता हूँ वो भी शेर आप नोट कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मैं फालतू में कुछ नहीं करता, मेरा हम बताते हैं, कोई भरोसा नहीं कब काम की बात करें। अल्लामा इकबाल की बात, ये शेर है। जमील जालबी ने अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में तारीख़ अदब उर्दू जो है उसमें दक्कनी अदब के अरूज का कौन सा ज़माना मुकर्रर किया है? सवाल देखिए कितना गहरा सवाल लिया गया है टीजीटी के लिहाज से। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक का दौर बयान किया गया है? तो ये 1640 से 1675 के बीच का ज़माना इन्होंने बयान किया है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के अफसाने में शामिल है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के किस अफसाने में शामिल है? अफसानवी मजमुआ में शामिल होगा। अफसाना किस मजमुआ में शामिल है, ये आपका सवाल है। बड़े घर की बेटी जो है वो कौन थी? बड़े घर की बेटी में है एक कैरेक्टर, याद रखना, आनंदी। और आनंदी प्रेमचंद की माँ का भी नाम था, ये भी याद रखिएगा। और बड़े घर की बेटी में इन्होंने वही कैरेक्टर पेश करने की कोशिश की है कि बड़े घर की भी लड़कियाँ, औरतें बड़ी सही और सभ्य होती हैं। देखो, सही तो कोई भी हो सकता है, बड़े घर का भी हो सकता है, छोटे घर का भी। बदतमीज़ कोई भी हो सकता है, छोटे घर का भी, बड़े घर का बेटी, ये तो कोई मसला नहीं है। आगे देखिए, अब इसमें आंसर आपका सही क्या होगा? ये आपका आंसर सेकंड सही होगा। प्रेम 25 अव्वल में इसने ये शामिल है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, दर्जा झेल में से सिल्वर किंग के किरदार कौन से हैं? तो इनमें सिल्वर किंग के किरदार आपको बताने हैं। आंसर तो आसान है। अच्छा, सिल्वर किंग किसका है लिखा हुआ? तो आगा हश्र काश्मीरी का। आगा हश्र काश्मीरी पैदा कब हुए? 1879 में। कहाँ पैदा हुए हैं? तो बनारस में। यह भी याद रखिए, उनके नाम के आगे कश्मीर ज़रूर लगा है, उनके वालिद साहब कश्मीर के रहने वाले हैं। ये साथ ही साथ है। उनका पहला अगर ड्रामा पूछा जाता है तो उनका पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत है। 60 रुपये में उसको उन्होंने बेच दिया था, 18 साल की उम्र में लिखा था। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए, और ये आंसर सही होगा पहला ही, अफजल तहसीन और असद। अफजल तहसीन असद, अफजल तहसीन असद। बैठा लीजिए, रिपीट होगा सवाल। ये सिल्वर किंग के हैं, किरदार सिल्वर किंग के पूछे भी जा सकते हैं। आगे है, ये देखिए,
किताब कौन सी है? फ़न दास्तान गोई। यही वजह थी कि पीछे सबसे पहला जो सवाल था मुझे याद नहीं आ रहा था, कलीमुद्दीन अहमद जो मैंने नाम पढ़ा था, कलीमुद्दीन पूछा था उन्होंने कि इनमें से किसने दास्तान के ऊपर किताब लिखी है, तो यही किताब है वो फ़न दास्तान गोई। किसकी लिखी हुई है? कलीमुद्दीन की है। अब इसी से पकड़ में आ गया। दूसरी अनीस एक मुताला, ये भी फिर कलीम की ही हो गई, जाहिर सी बात है। तो कलीमुद्दीन अहमद का नाम तो आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए। कलीम का नाम, अच्छा कलीम की कुछ और तसानीफ़ें हैं जैसे जो पूछी जा सकती हैं। सुखन हाई गुफ्तनी भी पूछी जा सकती है। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई भी इसकी किताब है। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, फ़न दास्तान गोई के नाम से भी इसकी किताब है कलीमुद्दीन अहमद की। मीर अनीस एक मुताला, ये भी इनकी किताब है। मीर अनीस एक मुताला, अनीस एक मुताला यहाँ पे लिख दिया गया है, ये भी याद रखिए। अमली तनकीद बहुत ही अहम है जो पूछी जा सकती है। कदीम मगरिबी तनकीद, ये सारी किताबें इसी बंदे की हैं। और दूसरी बात, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये तो सभी को पता है कि कलीमुद्दीन कितने हिस्सों पर है, इसके हिस्से पूछ लेते हैं तो यह है 2 हिस्सों पर। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये भी याद रखिए इन्हीं की किताब है, ठीक है। तनकीद की भूल भुलैयाँ, अदबी तनकीद के उसूल, ये सब किताबें इन्हीं की, ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा। आगे देखिए, उर्दू दक्कन से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया? बहुत बार बात हो चुकी है तो ये छोड़िए। नसीरुद्दीन हाशमी है दक्कन में, इन्होंने कहा पैदा हुई है। अवध हिंदी की पहली इशाअत मतबा से हुई है, तो कहाँ से हुई है अवध हिंदी की पहली इशाअत? ये कहाँ से हुई थी? मतबाए मुजतवाई, ये मेरठ। पहला आंसर आपका सही होगा। मुसद्दस किसकी फरमाइश पे लिखी? मुसद्दस हारी किसकी फरमाइश पे लिखी गई है? आसान सा सवाल है, छोड़िए, सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के आईने ज़वाब्ता के मसौदा कब पास हुआ था? तो इसका मसौदा, इसका प्लान कब तैयार किया गया था? याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की जो जंग हुई थी टीपू सुल्तान से सूरत में, उसके बाद। अच्छा, टीपू सुल्तान का नाम याद रखिए। टीपू सुल्तान का भी अखबार उर्दू का पहला अखबार माना जाता है। क्या है वो? फ़ौज के नाम से है, पूरा नाम नहीं जहन में आ रहा, उसमें अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा, जहन से स्लिप हो रहा है। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा ये देख लीजिए, फ़ौरन इसको लगाइए। 10 जुलाई 1800, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। किसके अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने और कमाई का वसीला बनाते हैं? तो किस अफसाने में ये भीख मांगने का जो तरीका बताया गया है, ये है आखिरी कोशिश। किसका है? हयातुल्लाह अंसारी का। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा टुकड़ा दुरुस्त है? देखिए, ये सभी को मालूम है। ये आग का दरिया किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। खुदा की बस्ती किसका है? शौकत सिद्दीकी का। अब क्या बचा है? नज़ीर अकबराबादी हैं, रूए सादिका इनका है, बिल्कुल है नज़ीर अकबराबादी का, वो नज़ीर अहमद, सॉरी, डिप्टी नज़ीर अहमद का। और हयातुल्लाह अंसारी का गर्दिश रंगो चमन, ये इनका थोड़ी ना हयातुल्लाह अंसारी, कुर्रतुल ऐन हैदर है। अगला देखिए, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मगरिबी हिंदी की कितनी बार मैंने बताया था? मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां। और 5 का मैंने कितना अच्छा आपको ट्रिक बताया था। अगर कलमा की किस्में पूछें तब भी 5, इसम की किस्में पूछें तब भी 5, इसमें मारफा की किस्में वो भी 5, इसमें नकरा की किस्में कितनी है? 5। मगरिबी हिंदी की बोलियां कितनी है? 5। या और इसके साथ ही साथ में ज़मीर की किस्में अगर पूछी जाती है कितनी है? 5। सिफत की किस्में पूछी जाती है कितनी है? 5। तशबीहा के कितने अरकान होते हैं? 5। और इसी तरीके से अब एक नई चीज़ और जो पता चली है वो भी याद रखिए, यादों की बारात कितने हिस्सों पर है? 5। 8 ये फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी और हैयती का तायीन किसने किया था? तो ये काम किसने किया है? इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो मीर ज़मीर, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। उम्मीद करता हूँ सही। चलो यहीं तक रखते हैं, आज बहुत फैक्ट बताने के चक्कर में मैंने वीडियो बहुत लंबी कर डाली है। वीडियो पूरा देखा कीजिए, बहुत आराम से देखा कीजिए, जो आपको लगता है नोट करना चाहिए उसे नोट कीजिए।